सो हम जर्नी को शुरू करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी आप सीखने आए हो और आपने क्यों केपी एस्ट्रोलॉजी चुना या केपी एस्ट्रोलॉजी सही है गलत है। इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, है ना। क्या इसी से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारी क्लासेस हो रही हैं सबकी रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी, है ना। अभी एक टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, आप लोग अगर टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे भी आप लोगों को इसके रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। प्लस आपके पास एस्ट्रोएलएमएस एक वेबसाइट है, उसका आप लोगों को एक्सेस मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो हम उसमें दे देंगे और उसमें भी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो दोनों मोड हैं आपके पास। तो ऑन द फ्लाई यू कैन यूज एनी ऑफ द पोर्टल टू एक्सेस द वीडियोस। तो एस्ट्रोलॉजी जो आपने पिक किया, आपने जो चूज किया कि एस्ट्रोलॉजी की जर्नी हमें, मतलब एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ना, और क्या केपी एस्ट्रोलॉजी सही है या केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों हमें सीखना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे मीडियम्स हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे हम कहते हैं वैदिक, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी है, केपी है, जेमिनी है ना। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं एस्ट्रोलॉजी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजी हम क्यों सीख रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव वे में सीखना चाहते हो तो केपी एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि प्रिडिक्टिव टेक्निक्स केपी में बहुत ही क्रिस्प एंड इजी है। इजी का मतलब सच में ये इजी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसका अप्रोच इजी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपके दिमाग में बैठती रहेंगी और सेशंस विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड एज वेल एज इजी टू ग्रैब एज वेल। प्लस हमने ये बात करी, चलो प्रिडिक्टिव वे की बात हो रही है, जैसे विक्रम जी ने कहा कि मुझे ये जानना है कि जेमस्टोन कैसे हम पिक करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन बहुत ही ट्रेडिशनल वे में सजेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ही एक्यूरेट वे में आप जेमस्टोन बता सकते हैं कि कौन सा जेमस्टोन इस जातक को फायदा देगा और किस वजह से देगा और कब देगा और कब से कब तक वो पहनेगा तो उसे फायदा मिलेगा। तो इस माइन्यूट लेवल पे भी आप इसी कोर्स के द्वारा चीजों को समझेंगे। इस कोर्स में केपी एस्ट्रोलॉजी में कई लोगों को पता होगा केपी एस्ट्रोलॉजी नंबर्स के ऊपर काम करता है। कहीं पे भी तो आपने देखा होगा 2711 या 311, 611, 1511, इस तरह की आपने बात सुनी होगी। अगर आप में से कोई भी मतलब ऑलरेडी थोड़ा बहुत रुचि रखता है ज्योतिष में या केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन की आपने बात सुनी होगी। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है? केपी एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स। केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इवॉल्व्ड है, और इस केपी एस्ट्रोलॉजी में वैदिक के उतने ही एसेंस को यूज किया जाता है जितना वो ऑलरेडी होता है। ठीक है, अब बात ये होती है जी कि केपी एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक माइंडसेट ये करना है कि आपको, आप ये सोचिए कि चीजें आप स्क्रैच से सीख रहे हैं, है ना। आप ये मत दिमाग में रखना कि मेरे को ये भी आता है वो भी आता है। इनिशियली आप उसको स्क्रैच से सीखिए और जो चीजें क्लास में होंगी उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको डेवलपमेंट बेटर फॉर्म में आएगा एस्ट्रोलॉजी को लेकर। अब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई केपी की, तो उसकी थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी जो इन्वेंट किया गया वो कृष्णमूर्ति जी ने इसको इन्वेंट किया, है ना। के एस कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने इसको इन्वेंट किया। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने वैदिक से और नाड़ी से शुरुआत करी। वैदिक और नाड़ी से जब उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया, उस टाइम पे उनको लगा कि वैदिक के कई ऐसे मोमेंट हैं जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे डाउट्स हैं, और कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन करते हुए वहां पे चीजें अटक रही हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई जगह वैदिक में प्रिडिक्शंस काफी फेल हो रहे हैं। नाड़ी में भी प्रिडिक्शंस काफी अच्छे गए, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं प्रिडिक्शंस एक जगह जाके रुक गए। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं कुछ रिसर्च करता हूं और मैं वैदिक से कुछ पोर्शन लेता हूं और कुछ पोर्शन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से लेता हूं और उनको कोलैब करता हूं, जो भी बढ़िया है,
और फिर मैं अपनी फाइंडिंग्स भी कुछ ना कुछ उसमें डालता हूँ। तो ये सब डालने के बाद देयर इज अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हिच इज डेवलप्ड। वेस्टर्न का कल्चर ये है, कोई भी चीज अगर डेवलप होती है वो जब तक अपना नाम उसमें लगाता है, तो ऐसे ही के एस कृष्णमूर्ति जी ने इस सिस्टम को अपना नाम दिया, जिसका नाम हुआ के एस कृष्णमूर्ति पद्धति या कृष्णमूर्ति पद्धति, है ना, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। पद्धति मीन्स अ सिस्टम ऑफ डूइंग एनालिसिस। अब बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर मैं कहूं कि केपी में और वैदिक में बेसिक डिफरेंस क्या है, वैदिक बोलता है जो प्लैनेट है जिस राशि में होता है उस राशि के हिसाब से फल देता है। लेकिन केपी कहता है प्लैनेट जिस नक्षत्र में होता है उसके हिसाब से, ठीक है। नक्षत्रों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है किसमें? केपी में। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, नक्षत्र हमेशा से ही वैदिक ज्योतिष में प्रधान अंग रहा है। लेकिन आजकल जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैक्सिमम लोग नक्षत्र को यूज नहीं करते। लेकिन नक्षत्र को यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नक्षत्र के यूजेस से ही आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता भी चलता है, और केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है उसके इफेक्टिवनेस को भी आपको पता चलता है। अब इसका मतलब क्या है? केपी का सबसे बड़ा सिस्टम ही यही है कि केपी कहता है प्लैनेट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नक्षत्र है। मतलब क्या है? आप मान लीजिए एक टॉर्च है जिसमें लाइट्स फ्लो हो रही है ना, और ये एक वाइट लाइट, मान लेते हैं ये एक प्लैनेट है, और इसी वाइट लाइट के पास अगर हम एक फिल्म लगा लेते हैं जो कि एक रेड कलर का फिल्म है, तो इसके अंदर से जब लाइट पास होगा और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा तो वो कलर उसका बदल जाएगा, राइट? बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये लेयर है, ये लेयर इज नक्षत्र। तो नक्षत्र का इफेक्ट हमेशा से ही ग्रह पे पड़ा है। नक्षत्र का इफेक्ट हमेशा से ही ग्रह से इंपैक्ट पड़ा है। तो प्लैनेट से ज्यादा ताकतवर नक्षत्र है, और नक्षत्र के रिजल्ट, इसका मतलब प्लैनेट का जो रिजल्ट है नक्षत्र ने ओवर रूल कर दिया। ये व्हाइट लाइट था, लेकिन अब जो ये पृथ्वी पे ये इंसान है, वो इंसान को अब वो लाइट जो है व्हाइट नहीं दिख रहा, अब वो रेड कलर दिख रहा है। सॉरी, दिस फॉर द इफेक्ट ऑफ नक्षत्र और रेड फिल्म। अब कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी प्लेनेट जिस नक्षत्र में होगा वो उसके रिजल्ट को सबसे ज्यादा सुप्रीम मानेगा। आप इस चीज को समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं, प्लेनेट जिस नक्षत्र में होता है उसका रिजल्ट स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग रिजल्ट, जिसको आपको आप मतलब एहसास कर सकते हो प्रोबेबली। अब इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, केपी एस्ट्रोलॉजी ये बोलता है कोई भी एक घटना एक घर से मतलब वन हाउस नहीं होती या एक प्लेनेट से नहीं होती। मतलब एक घर या एक ग्रह कभी भी अकेला रिजल्ट नहीं दे सकता, केपी एस्ट्रोलॉजी ये बोलता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी बोलता है ऑलवेज कोई भी घटना होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। बिना उन दोनों के पॉसिबल नहीं है जी रिजल्ट या घटना हो पाना। सिंपल की बात करते हैं, अगर पैसे की बात करें तो पैसे के लिए जो घर हम बोलेंगे दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 6 एंड 11। तो केपी कहता है ऑलवेज सी द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज टू सी द रिजल्ट। मैरिज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं 2, 7, 11। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये कैसे आ रहे हैं, आगे हम बात करेंगे ये कैसे आते हैं। तो इसका मतलब
आप बस इतना समझिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस आर ऑलवेज यूज्ड इन केपी, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। एंड जब कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस आएगा दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स आर आल्सो गोइंग टू कम। तो अभी तक हमने दो रूल किया। पहले रूल क्या है, प्लैनेट से ज्यादा नक्षत्र स्ट्रांग है, और केपी कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस की बात कर रहा है, और केपी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये तीन पॉइंट हमने समझ लिए। इसमें कोई भी डाउट है किसी को? अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल। इस तीन के साथ केपी ये कहता है हर घर का 12वां घर उसके फलों को कमी करता है। अब घर क्या होता है, कुंडली कैसे बनती है, उस पर थोड़ा हम फोकस करते हैं। कुंडली हम जो बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं डायमंड चार्ट। हाँ, डायमंड चार्ट। तो वो कैसे बनता है, आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और उस रेक्टेंगल में कुछ लाइंस आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। फिर आप इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और ऐसे। ये आपका एक चार्ट बन गया। ओके, अब ये जो चार्ट बन गया, इस चार्ट को बोला जाता है नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट, जिसको कई जगह हम डायमंड चार्ट भी बोलते हैं। इस चार्ट को देखने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस चार्ट को एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। क्लॉक ऐसे घूमता है जी, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो इसको तो अगर मैं काउंट करूंगा तो यहां से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन द चार्ट वी हैव 12 बॉक्सेस। इन द चार्ट वी हैव 12 बॉक्सेस। अब ये 12 बॉक्स क्यों है? 12 बॉक्स का मतलब ये है कि इसी 12 के अंदर हर चीज समाहित होगी। मतलब क्या है वो आज का, हमारे पास 12 राशि होती है, 12 राशियां होती हैं हमारे पास, 12 हाउसेस होते हैं। इनको हम इसमें फिक्स करते हैं। अगर मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो भी आपके पास ये नंबर्स दिख रहे हैं इनको हम एज अ हाउस बोलेंगे। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, लाइक दिस। इन नॉर्थ इंडियन चार्ट हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स, मतलब जो पहला घर होगा वो हमेशा यही है, सातवां घर हमेशा यही है, 10वां घर हमेशा यही है, 11वां घर हमेशा यही है। ये हाउसेज का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता है, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में हमने दो चीज सीखा। पहला, चार्ट एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इस चार्ट के अंदर 12 बॉक्सेस होते हैं, और इसके अंदर जो भी बॉक्स ये काउंट हो रहे हैं ये सारे हाउसेज हैं, और ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अगर मैं ये बोलूंगा चाहे वो कोई भी चार्ट हो, ये फर्स्ट हाउस हमेशा ही रहेगा, कोई भी चार्ट हो ये फोर्थ हाउस हमेशा ही रहेगा, कोई भी चार्ट हो ये सेकंड हाउस हमेशा ही रहेगा। राइट? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउस इसमें फिक्स होता है। हाउस इज फिक्स्ड इन द नॉर्थ इंडियन चार्ट। इसमें 12 बॉक्सेस हैं, 12 हाउसेज हैं, और इसको एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। अब मैं आपको साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट बताता हूँ वो कैसे बनता है, उसमें और नॉर्थ इंडियन में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने बचपन में कैरम बोर्ड खेला होगा तो वो इस तरह से दिखता है ना। और इसके बीच में एक एक पार्टीशन बना देंगे हम, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। अब इनको अगर मैं काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने नोटिस किया मैंने इसको क्लॉकवाइज काउंट किया, तो इसका मतलब साउथ इंडियन चार्ट
क्लॉकवाइज चलता है, नॉर्थ इंडियन एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसमें ये कभी भी नहीं होता कौन सा बेटर है, दोनों ही बेटर है। आपको जो चीज बढ़िया समझ आ जाता है। हम ये पूरा कोर्स नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल में काम करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज मैं ये बता रहा हूँ साउथ इंडियन को देखना कैसे है, क्योंकि कल को आपके पास चार्ट आ जाएगा तो उसको आप देखोगे कैसे। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है, जैसे कि हमने बोला था कि नॉर्थ इंडियन चार्ट में हाउस फिक्स है, यहाँ पे राशि फिक्स है। अब जो मैं ये नंबर लिख रहा हूँ दीज आर राशि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे राशियां फिक्स हो गई, ये क्लॉकवाइज काउंट हो रहा है। चाहे कुंडली कैसा ही हो जाए तो राशि 1 हमेशा यही होगा, राशि 2 हमेशा यही होगा, राशि 5 हमेशा यही होगा। लेकिन अब इसमें हाउस कैसे काउंट करेंगे? हाउस काउंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक इस तरह से लाइन दिख जाएगा जिसे हम बोलेंगे एसेंडेंट और लग्ना एले, तो दैट विल काउंट एज अ फर्स्ट हाउस। अब यहां से काउंट करेंगे 1, दिस फर्स्ट हाउस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अगर बोलेंगे भैया यहां से 10th हाउस में कौन सी राशि है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज 10th फ्रॉम फर्स्ट। तो हम बोलेंगे 10th में एरीज साइन है। अभी एरीज साइन के बारे में बताता हूं मैं। ये एरीज साइन, नंबर 1 इज एरीज, राइट। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में हम क्लॉकवाइज चलते हैं जिसमें हाउस फिक्स है। साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं जिसमें हाउस फिक्स है। साउथ इंडियन चार्ट में हम क्लॉकवाइज चलते हैं जिसमें राशि फिक्स है। ठीक है, मेजर डिफरेंस इनका ये। अब बात करते हैं कि राशियों के क्या नाम है। हमारे पास 12 राशि हैं। तो नंबर 1 राशि, राशियों को नाम से नहीं नंबर से आप याद रखें क्योंकि वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। नंबर 1 इज एरीज। एक मिनट, कोई गेट पे है, 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले जो आता है उसका नाम है एरीज। ठीक है, उसका मालिक मतलब हर राशि को हमने कोई ना कोई एक एसोसिएट बनाया हुआ है ना। एसोसिएट मतलब लॉर्ड बनाया हुआ है। लॉर्ड मतलब उस राशि को ओन करने वाला, जिसे हम ओनर भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 का ओनर है मार्स। नंबर 2 की अगर हम बात करें दैट इज टॉरस, उसका ओनर है वीनस। नंबर 3 की अगर बात करें दैट इज जेमिनाई, जिसका ओनर है मरकरी। नंबर 4 की अगर बात करें जो कि कैंसर है, जिसका मालिक है चंद्र, मून। नंबर 5 की बात करें दैट इज लियो, जिसका मालिक है सन। नंबर 6 की बात करें जिसका मालिक है बुध, नंबर 6 इज वर्गो। नंबर 7 इज लिब्रा, जिसका मालिक है वीनस। नंबर 8 की बात करें, नंबर 8 का जो मालिक है वो स्कॉर्पियो है, मतलब 8 जो है स्कॉर्पियो है, उसका मालिक है मंगल। नंबर 9 जो है दैट इज सेजिटेरियस, जिसका मालिक है बृहस्पति। नंबर 10 इज कैप्रिकॉन, जिसका मालिक है शनि, सैटर्न। नंबर 11 इज कैप्रिकॉन, जिसका अगेन मालिक है सैटर्न। नंबर 12 इज स्पाइसिस, जिसका मालिक है बृहस्पति। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर साइन का कोई ना कोई एक ओनर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा समरी कर लूं तो समरी में ये है कि मार्स के पास 2 साइन है विच इज 1 and 8। वीनस के पास 2 साइन है दैट इज 2 and 7। मरकरी के पास 2 साइन है दैट इज 3 and 6। मून के पास एक साइन है दैट इज 4। सन के पास एक साइन है दैट इज 5। उसके बाद अगर हम बात करें सैटर्न के पास 2 साइन है दैट इज 10 and 11। जुपिटर के पास 2 साइन है दैट इज
9 एंड 12। ठीक है, तो इस तरह से साइन का सेग्रीगेशन किया गया। तो हमें ये पता चला कि हर साइन का कोई ना कोई एक ओनर है। तो मार्स के पास 2 साइंस है, वीनस के पास 2 साइंस है, मरकरी के पास 2 साइंस है, मून एंड सन के पास सिंगल साइंस है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद भी 2 साइंस है, जुपिटर है, उसके बाद भी 2 साइंस। अब इसको अगर आप दोबारा समझें तो आप एक कुंडली बना लीजिए। और इस कुंडली के बेस से आपको इनके लॉर्ड्स जो हैं याद रहेंगे। कैसे याद रहेंगे, थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। मान लेते हैं, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ और इस नंबर्स को अब साइन मान लेते हैं। 1 इज एरीज, 2 इज टॉरस, 3 इज जेमिनाई, 4 इज कैंसर, 5 is Leo, 6 is Virgo, 7 is Libra, 8 is Scorpio, 9 is Sagittarius, 10 is Capricorn, 11 is Aquarius and 12 is Pisces। तो हमें पता है नंबर 4 जो है दैट इज बीन ओन्ड बाय मून, नंबर 5 इज ओन्ड बाय सन। तो हमें ही बोलना है चंद्र को हम माता बोलते हैं, है ना, मदर। मून डिनोट्स मदर and sun is as a father। moon is mother, sun is father। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं या बोलूं तो हम बोलेंगे चौथा घर जो है माता का है और पांचवा घर कहीं ना कहीं सूर्य है, तो उसको हम पिता से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट इतना समझिए, आपको इन दोनों साइन के लॉर्ड याद रखिए कि 4 का लॉर्ड इज मून विच इज मदर और 5th का लॉर्ड इज सन विच इज फादर। अभी फिलहाल ये दिमाग में रखिए। उसके बाद आप देखें कि ये माता पिता हैं, तो माता पिता के 2 संतान, है ना, 2 संतान हो गए जी। एक माता को प्यारा, एक पिता को प्यारा। तो ये दोनों जो संतान है इसको हम बुध लिख लेते हैं, मरकरी। माता पिता के 2 संतान, एक माता को प्यारा, एक पिता को प्यारा। अब वो दोनों बच्चे, दोनों लड़के जो है बड़े हो जाते हैं और बोलते हैं अब शादी की बात आ गई है, तो ये शादी कर लेते हैं, एक इसकी धर्म पत्नी और एक इसकी धर्म पत्नी। तो इसका मतलब यहाँ पे एक शुक्र लिख दीजिए, शुक्र इस धर्म पत्नी, तो यहाँ पे भी शुक्र लिख दीजिए। अब बुध जो है बड़ा हो गया, अब शादी हो गई और बीवी भी सुंदर आ गई। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं अब टेंशन में रहा, भाई मैं तो ऑफिस जाता हूँ, तो बीवी इतनी सुंदर है तो कहीं ना कहीं इसको एक बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो बुध क्या करता है, शुक्र के साथ एक बॉडीगार्ड को अलाइन कर देता है जो कि मंगल है। तो ये कहता है भाई बड़े भाई ने रख लिया तो मैं भी रख लेता हूँ। तो इसने भी एक बॉडीगार्ड यहाँ पे रख दिया अपने शुक्र के साथ, तो कहीं ना कहीं इसको कोई तकलीफ ना हो, बाहर आसानी से जा सकें। अब बुध कहता है भाई ये बॉडीगार्ड बार बार मेरे को फोन कर रहा है और मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ कि ये करना है, मैडम यहाँ जा रही हैं, ले जाना है, नहीं ले जाना है। तो कहता है भाई इससे थोड़ा बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सलाहकार दे देते हैं तो इसी बॉडीगार्ड को, तो ये इससे सलाह ले लेगा। तो सलाहकार कौन है जी, बृहस्पति। तो बॉडीगार्ड को एक सलाहकार इसने भी दे दिया, बृहस्पति। अब सलाहकार हो गया, अब बेटे के पास फोन ही नहीं आता, अब ये टेंशन में आ गया, भाई अब मेरे पास फोन नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, कहीं आपस में कोई सेटिंग करके गड़बड़ ना कर ले। तो ऐसे केस में फिर इसने क्या किया, इसने बोला कि चलो एक न्यायाधीश इनके साथ लगा देते हैं जो इन पे नजर रखेगा। तो एक न्यायाधीश जो है इसके साथ लगा दिया गया और एक न्यायाधीश इसके साथ लगा दिया गया जो कि इन पे नजर रख सके। तो इसका मतलब क्या होगा, माता पिता के 2 संतान, एक माता को प्यारा एक पिता को प्यारा, इन दोनों की धर्मपत्नी, इन दोनों के बॉडीगार्ड और इन दोनों के सलाहकार और इन दोनों पे नजर रखने वाला न्यायाधीश। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर 1 जो एरीज है उसका मालिक मंगल है, नंबर 2 जो टॉरस है जिसका मालिक शुक्र है, नंबर 3 जो जेमिनाई है जिसका मालिक बुध है, नंबर 4 जो कैंसर है जिसका मालिक चंद्र है क्योंकि चंद्र माता है, नंबर 5 जो है सन है जिसका मालिक सूर्य है जो कि पिता है, नंबर 6 पिता का प्यारा बेटा जो कि बुध, उसके बाद उसकी धर्म पत्नी शुक्र नंबर 7 का, नंबर 8 मार्स उनका बॉडीगार्ड, नंबर 9 इज ओन्ड बाय जुपिटर जो कि सैजिटेरियस साइन है, नंबर 10 विच इज ओन्ड बाय सैटर्न कैप्रिकॉन साइन है, नंबर 11 विच इज ओन्ड बाय सैटर्न
जो कि एक्यूरेस साइन है, एंड नंबर 12 विच इज ओन्ड बाय पाइसिस, राइट, विच इज ओन्ड बाय जुपिटर। तो इसका मतलब हमारे पास पूरा एक इंफॉर्मेशन आ गया कौन सा साइन कौन ओन करता है। अब किस किस को पता है कि 9वां घर भाग्य का होता है? कौन कौन ये चीज जानता है? सबको पता है या नहीं पता है? नहीं पता। ओके। और किसको नहीं पता है नहीं कि पता। 9वां घर भाग्य का होता है? नहीं पता। ऐसे नहीं पता कि 9th हाउस भाग्य का होता है, बट जुपिटर इज रिलेटेड टू फॉर्च्यून, मतलब दैट वे। ओके, ठीक है, ठीक। तो हम कहते हैं कि 9th इज भाग्य या फॉर्च्यून। बिल्कुल सही है आप, है ना? 9th इज भाग्य या फॉर्च्यून। कभी आपने किसी को बोलते हुए सुना है भाई मेरे किस्मत में ये चीज नहीं है, मेरी किस्मत में काश ये होता तो मैं ये कर लेता? सुना है आपने कभी किसी को ऐसे बोलते हुए? बिल्कुल, बहुत बार। राइट। आप लोगों में से किसी ने सुना है ऐसे? ऑलवेज। है ना? तो लोग क्या करते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, बोलते हैं कि भाई काश हम अगर टाटा बिरला के घर पैदा होते तो आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं चद्दर होकर छोड़ता और इधर उधर घूमता रहता, खुद पैसे होते मेरे पास, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भाग्य को कोसते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आप अब इस पे ध्यान दें ध्यान से। लाभ का घर पता है आपको कौन सा होता है? लाभ का कौन सा घर होता है? लाभ 11th। 11th, है ना? 11th जो है लाभ का घर है, अचीवमेंट का घर है, फुलफिलमेंट का घर है ना? तो आप ये सोचो कि अगर 9th फॉर्च्यून है और अचीवमेंट या फुलफिलमेंट इज 11th है, तो अगर हर चीज मेरे को इसी से मिल जाता, फॉर्च्यून से मिल जाता, तो 9 के बाद सीधा 11 आना चाहिए था। लेकिन इसके बीच में एक 10 है। व्हाट इज दैट? कर्म। दैट इज कर्मा, हाँ। राइट। तो इसका मतलब फॉर्च्यून अपनी जगह है, लेकिन कर्मा भी करना जरूरी है ना? अब सोचिए कि एक बच्चा जाता है ना, स्कूल में पढ़ाई करता है, तो उनकी मम्मी जो है उसको मंदिर ले जाती है, तो वहां पे एक एस्ट्रोलॉजर मिलता है उनसे। तो बच्चे को देखकर बोलता है, उसकी कुंडली देखकर बोलता है, बेटा तुम तो बहुत अच्छे पढ़ाई करोगे और आने वाले जो एग्जाम आएगा उसमें आप टॉप करोगे, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोल देता है। अब बच्चे ने क्या बोला कि चलो ठीक है, अब तो मैं टॉप करूंगा, मेरे भाग्य में है। और उसने क्या किया, उसने सारे किताबों को लॉक करके रख दिया और वीडियो गेम लेके बैठ गया। अब आप बताइए वो टॉप कर लेगा नहीं कर लेगा? नहीं कर नहीं पाए। कर नहीं क्यों? कर्म प्रधान नहीं। क्यों भाई? एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया वो टॉप करेगा, दैट इज डेस्टिनी। हम तो कहते हैं भाई भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। अगर उसको अचीव करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब क्या है कि कर्म करना जरूरी है, बिना कर्म के फल मिलता नहीं है। सीरियल्स तो देखते होगे आप लोग, तो आपने देखा होगा कर्म फलदाता कौन है? लॉर्ड शनि। कर्म भी और फल भी, हम्म। वो दोनों कौन देते हैं? शनिदेव देते हैं। तो अभी अगर मैं इस चार्ट पे दोबारा फोकस करूं तो आप ध्यान से देखें, नंबर 10 इज कर्मा एंड फल फुलफिलमेंट इज ऑल्सो 11, है ना? दोनों का मालिक शनि है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो कर्म कर रहे हैं और जो उसका फल मिल रहा है, दैट इज डिसाइडेड बाय सैटर्न ओनली। तो इसका मतलब वेरी क्लियर कि आप भाग्य को मत कोसें, सब कुछ आपको मिलना है आपके कर्मों से। कई बार भाग्य बहुत अच्छा होता है, उसके बावजूद इंसान कर्म नहीं करता, मिस आउट कर जाता है। कई बार भाग्य बहुत कमजोर होता है, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत से उसे बहुत चीज मिल जाती है, राइट? तो दिस इज वाई द कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए शनि को बोला गया है कर्म फल दाता, क्योंकि कर्म भी वही कंट्रोल कर रहे हैं और फल भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी कर देते हैं और फिर हम शनिदेव को कोसते रहते हैं, अरे शनिदेव तो ऐसे ही हैं, हमें रिजल्ट नहीं देते, राइट?
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने एक डिसीजन लिया कि ठीक है हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ना। अगर मैं मनी मन सोचता रहता मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो मैं जब तक कर्म नहीं करता, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डालते आप, तो इस क्लास में नहीं आते, है ना। तो कर्म क्या है, कोई ना कोई एक एक्शन है। आपने डिसीजन लिया कि भाई हमें केपी सीखना है, हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो वो डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। विदाउट डिसीजन कुछ भी फाइनलाइज नहीं होता। गिव मी 1 मिनट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्म करना बहुत जरूरी है। अब बात ये होती है कि केपी क्या एकदम वैदिक से अलग है? नहीं, वो वैदिक से अलग नहीं है। वो वैदिक के एसेंस को लेके चलता है। किस तरह से? वैदिक में राशियां हैं, केपी में भी राशियां हैं। वैदिक में प्लैनेट्स हैं, केपी में भी प्लैनेट्स हैं। वैदिक में नक्षत्र हैं, केपी में भी नक्षत्र है। तो केपी में और क्या स्पेशल है? तो अब क्विकली रिकैप करते हैं, मैंने केपी में क्या बताया कि क्या है केपी। हमने ये बोला प्लैनेट से नक्षत्र स्ट्रांग है, ये केपी मानता है। फिर केपी ने ये कहा कि इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया था रूल, याद है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस। हाउसेस। उसके बाद कुछ और बताया। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है, हर घर का 12वां उसके फलों को खराब करता है। अभी इसका मतलब क्या है, ये अगला रूल है केपी का। हर घर का 12th from any house is going to spoil the result of that particular house. For example, first house आप है, 12वां घर सीक्रेट एनिमी। क्या करेगा जी सीक्रेट एनिमी? नुकसान पहुंचा, किसको नुकसान कराएगा? मुझे। आपका लगन, लगन का नुकसान। 6th हाउस हेल्थ इश्यूज। 5th हाउस रिकवरी ऑफ हेल्थ इश्यूज। छठे के फल का कम कर देना। ओके। 7th हाउस मैरिज, छठा घर विचार भेद, जिससे सेपरेशन हो जाना, सेपरेशन का घर है। 4th हाउस प्रॉपर्टी, 3rd हाउस सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो केपी का अगला रूल क्या है? 12th फ्रॉम एनी हाउस इज गोइंग टू स्पॉइल द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। अभी हम बात करेंगे कौन सा हाउस क्या कहता है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि स्पॉइल कौन कर रहा है? 12th कर रहा है। okay? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी जी सर। नहीं सर, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। थोड़ा क्लियरिटी चाहिए, किसमें बताइए? सर 12th हाउस मींस अभी कहाँ से 12th हाउस लेना है सर पहले? देखो अभी मैंने काउंट किया ना, अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस। नाउ टेल मी, अगर 12th हाउस की बात कर रहे हैं, सो विच इज 12th फ्रॉम 12th? क्लॉकवाइज जाना है सर? No, which is 12th from 12th? Which house is 12th from 12th? 6th हाउस है। How? Let's count. 1 2 3 4 5 6 7. It is 7th. It is not 12th. 11th Which हाउस। is 12th from 12th? Yeah, 11th हाउस। 11th house. तो इसका मतलब 12वें घर के रिजल्ट को 11वां घर खराब करेगा। ओके। कैसे? हाउ? 12वां घर सीक्रेट एनिमी है, 11th हाउस इज फ्रेंड्स, so that means friends is what? Well wishers. So well wishers can help you from the secret enemy. तो एनिमी की पावर को कम कर देगा ऐसे। ओके। Are you getting it?
So 12th house is the secret enemy, and 12th from 12th is 11th, which is Okay. your friends or Friends. well wishers. They are going to help you from the secret enemy. So KP says any house which is 12th from 12th, so it is going to spoil the result of that house. So spoiling a result of that house, that can be good or bad. That means अगर छठा घर रोक दे रहा है तो उसका 12वां कौन सा है? 5वां, जो रोक को ठीक कर रहा है जी, तो वो स्पॉइलिंग तो अच्छा है एक तरह से. Sir, this numbering is fixed, right, sir? But every time 11th house only will come. No. Yeah, every time for the 12th, every time. No, at this moment you need to recall what I'm saying is these are houses. Houses are fixed. That is what I Yes, said, sir. right? Yes, sir. जो हाउस होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, है ना? तो हर कुंडली में वो फिक्स ही रहेगा, है ना? अगर मैं बात करूं कि चौथा घर प्रॉपर्टी है, तो उस Okay. प्रॉपर्टी का क्या करते हैं आप? कैसे, हाउ यू डिसाइड दैट प्रॉपर्टी इज नाउ योर्स? हाउ यू डिसाइड इट? हाउ यू कैन बिलीव ओके दिस प्रॉपर्टी इज नाउ माइन? हाउ यू विल डिसाइड इट? टेल मी. Let's say you have purchased a property, how you will say now this property is mine? How you will say? Documentation रहता है. Documentation. What हाँ. else? Documentation में होता क्या है? हाँ, नाम रहता है, from whom you purchase होता है. Okay. Municipality documentation होता है, number रहता है इसमें. In simple words, possession. Position. What is it? कब्जा. कब्जा मतलब आपके हाथ में आ जाना ना? Yes, sir. उस कब्जे को छोड़ देना तीसरा घर है. हाँ. क्योंकि third is 12th from 4th. Okay. So anything is 12th from that particular house, that is going to reduce the effect of the house. Okay. ये सबको समझ आया या किसी को समझ नहीं आया? मैं और समझ आया. आगे और भी क्लियर होगा वैसे, लेकिन सबको समझ आया? Everybody Yes. want to Yes, sir. give a quick feedback. Sochi ji? Yes. Okay. It's clear. ठीक है? So that means 12th from any house, it is going to reduce the effect of that particular house. जैसे कि 10वां घर जॉब, 9वां घर उसका 12वां, तो अनस्टेबिलिटी इन जॉब. 10वां घर प्रोफेशन, 9वां घर उसका 12वां, तो अनस्टेबिलिटी इन प्रोफेशन. छठा घर जॉब, 5th हाउस उसका 12वां, तो वेकेशन फ्रॉम जॉब. वेकेशन फ्रॉम जॉब मतलब छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाना, तो 5वां घर. अब ऑफिस नहीं जा रहे हो, छुट्टी पे चले गए हो, वेकेशन, टूरिज्म, 5th हाउस, है ना? तो ये चीज हम रिपीट करेंगे जस्ट टू गिव यू अ क्विक ग्लिम्स कि व्हाट इज 12th फ्रॉम एनी हाउस. जी सुची जी बताइए. 6th house is health issues, but you just said 6th house is job. एक ही घर मल्टीपल कारकत्व या सिग्निफिकेटर्स को डिनोट करता है. Okay. फर्स्ट हाउस आपका हेड भी है, फर्स्ट हाउस सेल्फ भी है, फर्स्ट हाउस आपके फिजिकल अपीयरेंस भी है, फर्स्ट हाउस आपके थिंकिंग प्रोसेस भी है. सो देयर आर मल्टीपल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट हाउस. Okay. जस्ट लाइक फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, आपके व्हीकल्स हैं, आपका एजुकेशन है, आपकी मदर है, आपके होमलैंड है. देयर आर मल्टीपल सिग्निफिकेंस, वी विल टॉक अबाउट इट. राइट? तो कोई भी एक घर एक रिजल्ट को, एक फल को लेके नहीं चल रहा है. देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, उनको हम सीखेंगे आगे. जस्ट टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ केपी के 12th फ्रॉम एनी हाउस, इट इज गोइंग टू स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. क्लियर? Yes, sir. ओके गुड. अब अगला स्टेप करते हैं. एनी हाउस सेकेंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस is going to boost the result of that particular house. Sure, but first you'll have to unlock your device. गूगल भी अपने आप बोलना चालू कर रहे हैं वगैरह. मुझे भी केपी आता, वो भी बता रहा है. चलो, तो एनी हाउस विच इज कमिंग
आफ्टर अ पर्टिकुलर हाउस विच इज गोइंग टू बूस्ट। अब इसको समझने का तरीका बड़ा आसान है। पहला घर आप है। आप जब इस दुनिया में आए तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ी, बताइए। माँ। family, ओके, एनीथिंग एल्स? sir, family, Oxygen. फैमिली, ओके, एनीथिंग एल्स? Oxygen. ऑक्सीजन, ओके। सूची जी? mother, मदर, ओके। पारुल जी? family, सर आई मिस्ड, आपने क्या पूछा? आई मिस पापा थे ना, वो बात कर रहे थे, आप बता रहे हो फिर से, आपने क्या पूछा? जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है उसको सबसे पहले क्या जरूरत होती है? अच्छा मैं नहीं बताती क्योंकि मैंने तो कोर्स किया हुआ है, तो इसलिए मैं सबको चांस देती हूँ। मैं नहीं बताती। sir, family, फैमिली, ओके। In food, फूड, food. दैट मीन्स अगर कोई बेबी आता है तो उसको सबसे पहले फीड चाहिए। अब फीड क्यों चाहिए? फीड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? to survive, Survive करने के लिए। सर्वाइवल के लिए चाहिए ना फीड। हम्म। तो इसका मतलब फर्स्ट हाउस लगना है, सेकेंड हाउस इज फूड। ओके। तो फूड इज हेल्पिंग यू टू रन द लगना। आपकी बॉडी है ना, तो आपकी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? दूसरा घर। तो दैट मीन्स फर्स्ट हाउस का सपोर्ट सिस्टम इज सेकेंड हाउस। आज की डेट में कौन ये कहता है भी फाइनेंस या पैसा इज नॉट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर एनीवन? आपको लगता है कि पैसा अगर ना हो, आप अपने आप को प्रॉपर स्टैंड या कहीं पे मानते हो कि नाउ यू आर सेफ, या कहीं ना कहीं आप एस्टैब्लिश्ड हो, यू कैन रिलैक्स? पॉसिबल नहीं है ना। सेकेंड हाउस इज फाइनेंस, राइट? तो इसका मतलब सपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो, लगना के लिए क्या चाहिए जी? फाइनेंस इज ऑल्सो अ सपोर्ट सिस्टम। दिल्ली में कौन कौन रहता है? आप में से कोई दिल्ली में रहते हैं? एनीवन फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली में जब भी रोड पे कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो सबसे पहले क्या बोलता है? राइट, आपको नहीं पता मेरा बाप कौन है। oh, मेरे कैसी, फैमिली, सेकेंड हाउस इज फैमिली, द सपोर्ट सिस्टम। अगर सपोर्ट स्ट्रांग होगा तभी तो वो जाके बोलेगा, राइट? लगना का सपोर्ट सिस्टम इज सेकेंड हाउस। दैट मीन्स रूल क्या कहता है केपी का? द एवरी हाउस विच इज कमिंग आफ्टर दैट हाउस दैट इज गोइंग टू सपोर्ट इट। फॉर एग्जाम्पल और समझते हैं। फोर्थ हाउस इज एजुकेशन, फिफ्थ हाउस इज कमिंग जस्ट आफ्टर इट, दैट मीन्स इट इज इंटेलिजेंस। ओके। फिफ्थ हाउस इज इंटेलिजेंस एंड फोर्थ हाउस इज एजुकेशन। उसके बाद वाला घर। अगर मैं इसको दोबारा रूल को समझता हूं और गहराई में, सातवां घर फैमिली लाइफ, आठवां घर कहीं ना कहीं आपके शारीरिक संबंध। फैमिली लाइफ को बूस्ट एक शारीरिक संबंध जरूर करता है, कहीं ना कहीं उसका एक रोल प्ले जरूर रहता है। जहां पे जिसका आठवां घर बिगड़ा हुआ, फैमिली लाइफ में भी गड़बड़ी आ जाएगी। अगर इसको और तरीके से देखें, 10वां घर प्रोफेशन, उसका अगला 11वां क्या करता है? प्रोफेशन में और लाभ देना, पॉजिटिविटी लाना, सपोर्ट करना, है ना?